शुभ संध्या। गुड इवनिंग। पहले मैंने मेरे सभी विद्यार्थियों एवं श्रोता दर्शक से माफ़ी मांग लेता हूँ। कुछ विशेष कारणवश तो मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए सभी से माफ़ी मांगता हूँ। तो आज हम सीखेंगे हिंदी के एक ऐसा पाठ जो हमें मदद करेंगे, जो हिंदी सेंटेंस है वो सेंटेंस में किसको क्या कह रहा है ये समझने में। अगर इसी पाठ को हम अच्छे से सीख लेंगे तो हिंदी सेंटेंस में किसको कैसे क्या कहा जा रहा है वो सीख जाएंगे। तो इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, जो अध्याय है इसको अच्छे से सीखेंगे। और मेरा प्रयास रहेगा जितने आसानी से हो सके मेरे नए विद्यार्थी को, जो नए नए हिंदी सीख रहे हैं, उनको समझाने के। तो जो पाठ आज हम पढ़ेंगे वो है कारक। हम इससे पहले जो हिंदी भाषी है वो तो पढ़ चुके ही है, जो बंगाली है, जो संस्कृत पढ़ रहे हैं वो भी अच्छे से पढ़ लिए होंगे। तो जो नए नए सीख रहे होंगे, जिनको ज़रूरत है, वो अच्छे से सीखोगे, ध्यान से समझोगे। ठीक है, पहले समझना है और फिर सीखना है। देखो, आज हम पढ़ेंगे कारक। एक महत्वपूर्ण पाठ है व्याकरण का। कारक, हिंदी में कारक क्या है, किसे कारक कहा जाता है, और इसके जो प्रकार है, भेद है, वो भी सीखेंगे। कारक किसे कहा जाता है? देखिए, संस्कृत में एक परिभाषा है क्रियान्वयी कारकम। वही परिभाषा हम अगर सीखेंगे क्या कहा जा रहा है तो अच्छे से समझ जाएंगे। क्रियान्वयी कारकम, क्रिया यानी वार्व, क्रिया। देखिए, क्रिया, क्रिया ये है वार्व, जिसको धातु कहा जाता है। धातु जो भी हो वह क्रिया है, जिसे कुछ करना, होना, ये समझाया जाता है। तो देखिए, परिभाषा ये है, बोल रहे परिभाषा क्या है? परिभाषा, कारक की परिभाषा है क्रिया के साथ, लिखिए, क्रिया के साथ जिसका, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध रहता है, कमा वो कारक कहलाता है, देखिए, परिभाषा को अच्छे से समझे। पहले क्या कहा जा रहा है परिभाषा में? क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध रहता है वो कारक कहलाता है। वाक्य में हम जानते हैं, वाक्य में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब रहता है। एक सेंटेंस में या वाक्य में जो कर्ता रहेगा, कर्म रहेगा, क्रिया रहेगा, है, इसी में से क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट संपर्क रहता है वो कारक कहलाता है। कैसे? देखिए, एक एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण के तौर पर देखिए, बादल खाना खा रहा है, खाना खा रहा है। बोल रहे बादल खाना खा रहा है। जो भी हो, खाना चावल हो सकता है, सोचिए चावल लिखा, चावल, बादल चावल खा रहा है। यहाँ देखिए, इस वाक्य में एक क्रिया है, एक
कर्ता है, एक कर्म है। इनमें से कर्ता का या क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध रहा वो है कारक। देखिए यह क्रिया कौन है? खाना खाना है ना, खाना या चावल खा रहा है। ये जो खाना ये खा रहा है यह क्रिया है, खा रहा है, कुछ कर रहा है, ये है क्रिया। इसके साथ किसका प्रत्यक्ष संबंध है? क्रिया को कौन कर रहा है? बोल रहे बादल। ये खाना कौन खा रहा है? बादल खा रहा है। तो बादल के साथ देखिए खाना के साथ संबंध है। और किसका संबंध है? ये जो चावल है इसका भी एक संबंध है। क्या खा रहा था? बादल क्या खा रहा है? ये चावल खा रहा है। इसका भी कारक होगा, चावल का भी कारक होगा। तो चावल का कौन सा कारक होगा? बादल का कौन सा कारक होगा? हाँ, क्या होगा वो कौन निर्णय करेगा? हाँ, कौन बता देगा हमें? वो बता देगा हमें क्रिया। और क्रिया को जैसे हम विभक्ति से सवाल पूछेंगे, क्रिया को जब हम विभक्ति से सवाल पूछेंगे तो वो विभक्ति क्रिया से सवाल पूछने के बाद हमें आंसर दे देगा, और जैसे आंसर देगा वही कारक होगा। देखिए बादल कर्ता है, सब्जेक्ट है, चावल है कर्म। तो बादल है यह कर्ता और चावल है कर्म। यही हम सीखेंगे धीरे धीरे, और भी बहुत अच्छे से सीखेंगे। इंटरेस्टिंग होगा। देखो क्लास इंटरेस्टिंग होगी और इतने अच्छे से हम समझेंगे, भूल नहीं पाओगे। देखोगे सिर्फ एक बार रिवीजन करके जाना एग्ज़ाम से पहले, सब कुछ हो जाएगा। देखो इसी कारक को कितने भागों में बांटा गया है? हिंदी में कारक को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया है। कारक को 8 भागों में बांटा गया है, वही लिख लेते हैं हम। पहले कर्ता, और एक काम करते हैं, यह कारक लिख लेते हैं, कारक, और इधर विभक्ति लिख लेते हैं। तो एक साथ हमें हो जाएगा, कारक और विभक्ति हो जाएगी। और एक चीज़ बहुत ही अच्छी होगी इसके साथ, जो किस कारक में कौन सी विभक्ति होगी वो भी हम समझ जाएंगे। कर्ता कारक के साथ कौन सी विभक्ति होती है? कर्ता के साथ ने विभक्ति होती है। उसके बाद दूसरे पे है कर्म कारक। कर्म कारक में को विभक्ति होती है, को विभक्ति होती है, या क्या होती है, क्या। और तीसरे पे क्या है? तीसरे पे है करण कारक। करण के साथ क्या होता है? करण से, द्वारा, कर्तृक, साथ, या सह, धारा। चौथे पे क्या है? चौथे पे है संप्रदान कारक। संप्रदान में क्या होता है? संप्रदान में होता है के लिए, उनके लिए, उसके लिए, या तो जन्म भी कहा जाता है इसको, जन्म। 5 पे क्या है? अपादान। अपादान में क्या होता है? अपादान में से विभक्ति होती है। अपादान में क्या होता है? से विभक्ति। से ब्रैकेट में लिख लीजिए, अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में ये क्यों लिखा गया है? देखिए से विभक्ति होती है, हम जानते हैं अपादान कारक में से विभक्ति होती है। ब्रैकेट में लिख लिया हमने अलग होने के अर्थ में। ये क्यों लिखे हैं? क्योंकि देखिए करण कारक में से विभक्ति मिलती है हमें। करण कारक में जैसे से विभक्ति मिल गई है तो हमें कन्फ्यूज हो जाएंगे, ये से विभक्ति करण कारक में लगाएंगे या अपादान कारक में। तो वहाँ हमें समझना होगा सेंटेंस को देखकर
ये जो से विभक्ति है ये किसी से कोई चीज़ हाँ अलग हो रही है होगी, एक दूसरे से अलग होगी, एक की गति ज़्यादा होगी, एक स्थिर रहेंगे। तो इसी समय हमें समझना होगा अगर कहीं से कहीं वस्तु अलग हो रही है तो उस समय के जो से विभक्ति होगी वो है अपदान के लिए, ये ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्या है 6 नंबर है संबंध। संबंध 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 में कौन सी विभक्ति होती है देख लीजिए। संबंध में होते हैं का, की, के, उसके बाद रा, रा, री, रे आदि। ये जो संबंध कारक है, देखिए व्याकरण में संबंध को कारक नहीं माना जाता है। ये जो संबंध कारक हम लिखे हैं हिंदी में 8 कारक है, तो इस संबंध कारक को कारक कह के कारक नहीं माना जाता है। इसका वजह क्या है? वजह यह है कि संबंध का संबंध में जो एक जिसका संबंध रहता है उसके साथ जो क्रिया होता है उसका डायरेक्ट कोई संबंध नहीं रहता है। उनका संबंध और किसी के साथ रहता है, वो वाया होकर फिर क्रिया के साथ जोड़ता है, इसलिए संबंध को कारक नहीं माना जाता है कहीं कहीं। तो इस संबंध कारक हम समझेंगे, वो भी समझेंगे धीरे धीरे। उसके बाद है क्या है अधिकरण कारक। अधिकरण में क्या होता है? अधिकरण में पर विभक्तियाँ देखे जाते हैं। और क्या रह गया? और रह गया है हमें ये और एक, वो है संबोधन। संबोधन देखिए ये जो संबोधन है ये संबोधन कोई और कुछ नहीं है, ये संबोधन वही है कर्ता। जैसे कर्ता है वही संबोधन में, जो अगर संस्कृत में या बंगाली में हम कारक सीखेंगे तो संबोधन देखोगे, संबोधन के जो विभक्ति होते हैं वो है कर्ता के विभक्ति होती है। तो इसके लिए अलग से क्या कहा जाता है? ये जो संबंध कारक আমরা জানলাম, সম্বন্ধ কারক কি? সম্বন্ধ কারক কিন্তু আলাদা কিছু না, এর বিভক্তি প্রথমা বিভক্তি একই রকম হয়। এর জন্য কিছু শব্দ ব্যবহার করা এবং চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, যেটি হচ্ছে अरे, अरे, ये जो विस्मय सूचक चिन्ह इसको लगाया जाता है। ओ है, ओ है, ओ है इत्यादि यादि। तो আমরা জানলাম কারক হচ্ছে হিন্দিতে 8 প্রকার: কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, সম্বন্ধ, অধিকরণ, সম্বোধন। এরপরে দেখো এই যে বিভক্তিগুলো লিখলাম, এই বিভক্তিগুলো আমাদের সাহায্য করবে যখন আমরা सेंटेंस, जिस समय हम सेंटेंस पढ़ेंगे और उस सेंटेंस से हम कारक का ढूंढेंगे, तो उस कारक का ढूंढने में या समझने में हमें कौन मदद करेगा? वो मदद करेंगे ये विभक्तियाँ हमें मदद करेगी। कैसे? जैसे हम क्रिया को सवाल पूछेंगे विभक्ति लगाकर, तो उसके बाद तुरंत बाद एक जवाब आएगा, सवाल का जवाब आएगा। उस जवाब जो होगा इस विभक्ति बता देंगे क्या वो कौन सा कारक है। तो विभक्ति हमें कारक पहचानने में मदद करेगी। देखो এই যে বাক্যের ভিতরে যখন আমরা একটি বাক্যের মধ্যে ক্রিয়া বের করে বা ক্রিয়াকে খুঁজে যখন আমরা এই বিভক্তি চিহ্নগুলিকে দিয়ে প্রশ্ন করব, তখন এই প্রশ্নের উত্তর এই বিভক্তি দিয়ে দেবে। যে প্রশ্নের উত্তর যেটি দেবে, যার সামনে যেই বিভক্তিগুলো আছে সেটি সেই কারক হবে। এই বিভক্তি আমাদের কারক চেনাতে সাহায্য করবে। এই জন্য বিভক্তিগুলোকে খুব ভালোভাবে পড়ে নেবে যে কোন কারকের কোন বিভক্তি, এটি খুবই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। এইটা একবার চারটা লিখে নিয়ে তোমরা বারবার রিভিশন করে মনে করে নেবে, মাথায় বসিয়ে নেবে, তাহলে দেখবে তোমাদের আর কারক পড়তে বা কারক বের করতে আর অসুবিধা হবে না। আশা করছি সবাই এইগুলো লিখে নিয়েছো এবং বুঝে গেছো। দেখো এরপরে একটা একটা করে পার্ট আমরা কারকের একটা একটু করে পার্ট পড়ব
এবং বুঝবো কোন কারক কীভাবে কোথায় প্রয়োগ হয় এবং কিভাবে বিভক্তি দিয়ে ক্রিয়াকে প্রশ্ন করে সেগুলোকে বের করতে হয়। এগুলো লিখে নাও, তোমরা নোট করে নাও। এরপরে আমরা কারকের এক একটি পার্ট ধরে ধরে পড়ব। কারকের যে ভেদগুলো পড়লাম খুব সহজভাবে বোঝানোর চেষ্টা করব। আমার যথাসম্ভব আমি চেষ্টা করব খুব সহজভাবে এক একটি পার্ট ধরে ধরে বোঝানো, যাতে সকলেই বুঝতে পারে। বেসিক থেকে শুরু করে যারা অ্যাডভান্স ক্লাস নিয়েছো তারাও যাতে বুঝতে পারে, এবং প্রত্যেকটা পরীক্ষায় যে পরীক্ষাগুলোতে ব্যাকরণ আসে প্রত্যেকটা পরীক্ষায় যাতে তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যায়। प्रथम আমরা যেটি পড়লাম कर्ता, एक नंबरे कर्ता। पहले हमने कर्ता कारक पढ़े, कर्ता कारक देखेंगे। कर्ता क्या है? कर्ता सब्जेक्ट जो करता है वही कर्ता, जे करे সেই कर्ता। তাহলে कर्ता वाक्य में जो काम को पूरा करता है। लिखिए वाक्य में जो काम को स्वतंत्र रहकर या स्वतंत्र होकर, काम को स्वतंत्र होकर पूरा करता है, कमा वो कर्ता कहलाता है। तो देखिए परिभाषा लिख लीजिए, देख भी लीजिए, लिख लीजिए। कह रहा है वाक्य में जो काम को स्वतंत्र होकर पूरा करता है वो कर्ता कहलाता है। तो वाक्य में जे स्वतंत्र होए काजटी सम्पूर्ण करे सेई कर्ता बोले। किन्तु संस्कृत में বা বাংলায় যারা ব্যাকরণ পড়েছো তারা আবার অন্য একটি কারক দেখবে, যেখানে কনফিউজ হয়ে যেত। স্বতন্ত্র হয়ে কাজ করে সেই যদি কর্তা হয়, তাহলে যে পরাধীনভাবে কাজ করে, যেমন মালিক চাকরকে দিয়ে যে কাজটা করায়, তখন মালিক কাজটা করছে, এই চাকর কাজটি করছে, মালিক কাজটি চাকরকে দিয়ে করাচ্ছে। তাহলে সেখানেও কি করে চাকর করতে হয় তার একটি পার্ট আছে, সেখানে হচ্ছে প্রযোজ্য আর প্রযোজক কর্তা। ওইটাও তোমাদের পরে সবার শেষে পড়িয়ে দেব। তো এখানে এর মধ্যে দেখো এই বাক্যের মধ্যে বলছে যে কাজটি সম্পূর্ণভাবে করে সেই কারক। তাহলে উদাহরণ দেখে নাও। উদাহরণ मोहन विद्यालय जा रहा है। देखिए वाक्य में मोहन विद्यालय जा रहा है বলছে মোহন বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। তাহলে এই বাক্যের মধ্যে আমাদের মেন কাজ কি? মেন কাজ হচ্ছে ক্রিয়াকে খুঁজে বের করা। প্রথমেই বলেছি বাক্যে তোমরা প্রথমেই ক্রিয়াকে খুঁজে বের করবে, যেটি আমাদের সব থেকে সাহায্য করবে কারক নির্ণয় করতে, কারককে বাঁচতে। তাহলে মোহন বিদ্যালয় जा रहा है। देखो ये जो सेंटेंस है मोहन विद्यालय जा रहा है, इस सेंटेंस में हम पहले ढूंढेंगे क्रिया को। पहला काम है हमारा क्रिया को, जिसको हम विभक्ति लगाकर सवाल पूछेंगे। वाक्ये আমরা প্রথমে ক্রিয়া খুঁজে বের করব। খুঁজে বের করার পরে এই ক্রিয়াকে আমরা বিভক্তি দিয়ে প্রশ্ন করব। দেখবে প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের উত্তর চলে আসবে
যেই উত্তরটি চলে আসবে সেটি विभक्ति जार आगे चलो সেই কর্তাটি হবে। तो पहले हमने क्रिया ढूंढ लिए है, जाना, जाना क्रिया है, हमें क्या निकालना है, कर्ता निकालना है। तो कर्ता की कौन सी विभक्ति थी, कर्ता की विभक्ति थी ने या कौन, है ना, ने। किसने या कौन विद्यालय, किसने या कौन विद्यालय जा रहा है। तो इसका तुरंत देखिए जवाब आ जाएगा मोहन, मोहन विद्यालय जा रहा है। तो हमें कर्ता मिल गया बहुत आसानी से। एक और उदाहरण लिख लीजिए प्रैक्टिस के लिए। लिखिए अक्षत, अक्षत अक्षत गद्य पाठ कर रहा है। अक्षत गद्य पाठ कर रहा है, इसमें सब लोगों ने कर्ता को निकालेंगे। नेक्स्ट क्या है, दूसरे पर है हमारे कर्म कारक, कर्म कारक। कर्म क्या है ये हमें पढ़ना है, सीखना है। देखिए कर्म क्या है, वाक्य में कर्ता की सबसे ज्यादा चाहने वाले विषय कर्म होते हैं। लिखिए वाक्य में कर्ता की सबसे इप्सित विषय कर्म कहलाता है, बोल रहे वाक्य में कर्ता की सबसे इप्सित विषय कर्म कहलाती है। वाक्य में कर्ता की सबसे इप्सित विषय कर्म कहलाता है। वाक्य কর্তা সব থেকে যাকে পেতে ইচ্ছা করে বেশি সেই হচ্ছে কর্ম। উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবে। বল रहे देखिए उदाहरण मोहन घोड़े को मांस के जमीन में बंद रहा। देखो ये जो बांधना वाक्य में, मोहन अपने घोड़े को मांस के जमीन में बांध रहा है। বলছে মোহন নিজের ঘোড়াকে কোথায় বাঁধছে, মাস কড়াইয়ের জমিতে বাঁধছে। এই যে বাঁধা ক্রিয়া, দেখো মাসের জমিতে যে ঘোড়াকে বাঁধা, সব বাঁধা ইচ্ছাটা কার, মোহনের সব থেকে বেশি ইচ্ছা বা মোহনের ইচ্ছা কি, ঘোড়াকে মাসের জমিতে বাঁধা। এবার ঘোড়া মাস খেলো বা ঘাস খেলো, সেটা কিন্তু মোহনের ইচ্ছা নয়, সব থেকে বেশি ইচ্ছা নয়। মোহনের ইচ্ছা হচ্ছে ঘোড়াকে মাসের জমিতে বাঁধা। এরপরে মাস করার ইচ্ছা যদি হয়, সেটি কার ইচ্ছা, সেটা হচ্ছে ঘোড়ার ইচ্ছা। ঘোড়ার ইচ্ছা হতে পারে মাস করাই খেতে, নাও ইচ্ছা হতে পারে, তাই না। তাই বলছে বাক্যে সব থেকে কর্তার যে সব থেকে বেশি ইচ্ছিত বিষয় হচ্ছে কর্মকারক। তাহলে মোহনের ইচ্ছা ছিল ঘোড়াকে মাসের জমিতে बाधा, तो इसीलिए घोड़े पे कर्म कारक होगा, कर्म कारक।
ক্লিয়ার? সেম টু সেম দেখিয়ে আমরা যদি প্রথমে যে বিষয়টি একটা উদাহরণ পেয়ে আরেকটা লিখি তাহলে আরো সহজে বুঝে যাবে। দেখো বাদল, देखो बादल चावल खा रहा है। देखो सिंपल, बादल चावल खा रहा है, तो बादल चावल खा रहा है, ये जो खाना क्रिया है, खाने की इच्छा क्या, बादल की सबसे इच्छा क्या थी, चावल को खाना। ये किसकी इच्छा है, बादल की इच्छा। क्या खाना और भी कुछ हो सकता है, वो नहीं, इच्छा है चावल खाना, ये है सबसे ज्यादा इच्छा है बादल की, तो इसीलिए चावल में भी कर्म कारक होगा। और दूसरी तरीका अपनाओगे तो वो भी हो जाएगा। ये जो खाना क्रिया है इसको हम विभक्ति से सवाल पूछ लेंगे। बादल की क्या इच्छा है, चावल को खाना, चावल को खाना, या क्या खाना, चावल खाना, क्या करना इच्छा है, चावल खाना सबसे ज्यादा इच्छा है, चावल को खाना। तो विभक्ति से अगर सवाल पूछेंगे तो भी इसका जवाब हमें मिल जाएगा। डाउट क्लियर? नेक्स्ट क्या है, धीरे धीरे सीखोगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, टेंशन नहीं, धीरे धीरे শেখো, দেখবে খুবই সহজ। আর এটি শিখে গেলে আমরা হিন্দি বাক্য পড়তে এবং বুঝতে শিখে যাব। এই জন্য এটিকে একটু ধীরে ধীরে ভালো করে শিখে নেবে। যদি কোথাও প্রবলেম হয় ভিডিওটি পজ করে তোমরা আবার রিভিউ করতে থাকো, একটু পেছনে গিয়ে দেখতে থাকো, ক্লিয়ার হয়ে যাবে। অসুবিধা হলে কমেন্ট করতে থাকো, সেখানে আবার কমেন্টের উত্তর দিয়ে দেওয়া হবে। नेक्स्ट है कारण कारक। कारण कारक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इससे पहले जो पढ़े वो भी इंपॉर्टेंट है, मगर एग्जाम के लिए देखिए कारण कारक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से सवाल पूछा जाता है। यही से कारण कारक क्या है, देखिए जिस प्रकार कर्ता के सबसे अभिषेक विषय कर्म होता है, वैसे और एक कारक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है वो देखो, बोलते कर्ता जो काम को करता है ना, उसको पूरा करने में सबसे ज़्यादा यानी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाती है वो है कारण कारक, जिसके बिना काम अधूरा रह जाता है। तो परिभाषा लिख लीजिए, काम को पूरा करने में कर्ता को जो सबसे ज़्यादा सहायता करती है वो क्या है, कारण कारक। वो कारण कारक कहलाता है। देखिए कहा जा रहा है काम को पूरा करने में कर्ता को जो सबसे ज्यादा, देखिए सबसे ज्यादा सहायता करती है वो कारण कारक कहलाता है। একটি কাজ সম্পূর্ণ করতে কর্তাকে যে সবথেকে বেশি সহায়তা করবে সেই হচ্ছে কারণ কারক। যেমন अमल पेन से लिख रहा है। क्या बोला गया, अमल पेन से लिख रहा है। तो ये जो लिखना काम हमें क्रिया मिल गया है, लिखने का काम अमल जो कर रहा है, तो अमल को सबसे ज्यादा सहायता कौन कर रहे थे, वो है पेन के बिना देखिए अमल नहीं लिख पाता है ना। अगर पेन नहीं होता तो अमल नहीं लिख पाते ना। तो
ये जो लिखने का काम जो पूरा कर रहे थे, तो इसके लिए कलम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थे। तो अमल को ये पेन सबसे ज़्यादा हेल्प कर रही थी, सहायता कर रहे थे, इसलिए ये पेन कारण कारक होगा। तो पेन में कारण कारक वही बात कही गई है, जो काम को पूरा करने में कर्ता को जो सबसे ज़्यादा सहायता करती है वो है कारण कारक, जिनके बिना काम अधूरा रह जाएगा। अगर पेन के बदले में हाथ भी लिख दे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, तो हाथ में हो जाएंगे तब कारण कारक। नो डाउट, क्लियर है ना? बहुत ही आसान है, डरना नहीं, बस सीखना है, धीरे धीरे सीखना है, समझना है। देखिए जैसे ही आप सीख जाओगे, समझ जाओगे कंसेप्ट के साथ, तो दूसरों को भी आप सिखा पाओगे। कोई दोस्त को कहीं अटक रही है या घर में किसी को अटक रहे है तो सीख जाओगे। तो हमारा टारगेट होगा अच्छे से सीखना है और एग्ज़ाम क्लियर करना है और हमें जॉब लेना है। एक जॉब लेकर हमारी जो भविष्य है उसको सफल करना है, अच्छी जगह ले जाना है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार सबसे माफ़ी मांगता हूँ, और साथ साथ हमारे जो यूट्यूब कंपनी है उसके पास भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। कुछ वजह में वीडियो नहीं बना पाया, आगे धीरे धीरे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा। तो जैसे हमारे विद्यार्थी हमें सहायता कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब भी मुझे हेल्प करे।